Assalamu alaikum students, welcome back to the channel. Today our topic is history of education in Pakistan pre-independence British period. First of all, let's talk about East India Company. ये जहांगीर के दौरे हुकूमत में 1600 में ट्रेड के पर्पस से सब कॉन्टिनेंट में आई और इसका बाकायदा रूल 1757 में जंग प्लासी के बाद स्टार्ट हुआ और 1858 तक कायम रहा. Following the Indian Rebellion of 1857. This rebellion was a major uprising in India against the rule of the British East India Company, जो कि एक सॉवरेन पावर की हैसियत इख्तियार कर गई थी ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करती रही तब तक जब तक कि उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं शुरू हो गई, और ये बगावत शुरू हुई 1857 में. After that, the Government of India Act of 1858 transferred the rule of Indian subcontinent from the British East India Company to the British Crown, establishing the British Raj. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही ब्रिटिश राज को इस्टेब्लिश कर दिया गया. और यही ब्रिटिश राज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 1858 से 1947 तक कायम रहा. चार्ल्स ग्रांट, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी थे, उन्होंने इंडिया के एजुकेशनल स्टेटस को मच पुअर करार दिया. उन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिज़ाइन की, इसीलिए उनको इसका फादर भी जाना जाता है. इस पॉलिसी का एम था टू प्रमोट इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी एंड टू प्रोड्यूस वर्कर्स एंड क्लर्क्स हु कुड सर्व द कंपनी. यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी उसका एम, उसका लेवल, उसका मकसद ही यही था क्लर्क्स और वर्कर्स को प्रोड्यूस करना, ना कि लीडर्स प्रोड्यूस करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना. ये चीज़ें उनको नहीं चाहिए थी, बस उनको वर्कर्स और क्लर्क्स की ज़रूरत थी जो कि उनकी कंपनी को सर्व कर सकें. इसी पीरियड में EIC ने मिशनरी स्कूल्स को एड करना, फंड करना भी स्टॉप कर दिया पादरियों की इंटरवेंशन की वजह से, और ये बात भी इनके ख़िलाफ़ बगावत का बाइस बनी. क्रिश्चियन रिलीजियस सेक्ट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और गवर्नमेंट से कहा कि वो इंश्योर करे कि इस फंडिंग को, इस हेल्प को दोबारा बहाल किया जाए. द नेक्स्ट इज़ चार्टर एक्ट 1813. स्कूल्स की एड को इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चार्टर एक्ट 1813 में पास किया गया. इस एक्ट के आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबल होगी. इसके साथ साथ इसने 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के लिए एलोकेट किए, जिसका मकसद इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी की प्रमोशन था. लेकिन EIC इसको 10 ईयर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट ना करवा सकी. चार्टर एक्ट को रिन्यू करना पड़ा 1833 में. इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये जो आपको येलो बुलेट्स नज़र आ रही हैं, दीज विल बी इम्पोर्टेंट. जैसे चार्टर एक्ट पास कब हुआ 1813 में, रिन्यू कब हुआ 1833 में, इसके किस आर्टिकल में एजुकेशन की बात की गई, आर्टिकल 43 में कितना बजट मुख्तस किया गया 1 लाख रुपीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी, और कितनी देर इम्प्लीमेंट नहीं रह सकी 10 ईयर्स. इसके बाद 1835 में आया बेंटिक रेजोल्यूशन. बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. On 7th March 1835, Lord William Bentinck banned the use of funds for printing Oriental works. Although Bentinck is known for many social and educational reforms in India, लेकिन उन्होंने ओरिएंटल यानी ईस्टर्न वर्क, जिसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, कल्चरल स्टडीज़ सब शामिल है, इस पे बैन लगा दिया. सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो ही पुट बैन ऑन सती. सती की रस्म के बारे में तो आप जानते होंगे, बर्निंग अ वुमेन अलाइव विद हर हस्बैंड्स डेड बॉडी. अगर किसी औरत का शोहर मर जाता था तो उसको भी उसके साथ ही जला दिया जाता था. बेंटिक ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया. नेक्स्ट इज़ लॉर्ड मैकाले's रिपोर्ट. ये भी 1835 में प्रेजेंट की गई. लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश की फेवर में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए कि इंग्लिश अरेबिक और संस्कृत से दोनों से बेटर है, और ये भी कहा गया कि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज है जो कि इंडियन को सिविलाइज बना सकती है. इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ईस्टर्न या ओरिएंटल वर्क्स की ट्रांसलेशन के लिए, कोई प्रिंटिंग के लिए कोई फ़ंड भी खर्च नहीं किया जाएगा.
उसने चार्टर एक्ट में यूज़ की गई लिटरेचर की टर्म को डिफ़ाइन किया कि लिटरेचर का मतलब सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर है, कोई रिलीजियस बुक्स या ईस्टर्न बुक्स इसमें शामिल नहीं है। इट ओनली इंक्लूड्स इंग्लिश लिटरेचर जैसे लॉक, मिल्टन, होब्स, कीट्स, इनकी बुक्स हैं, दीज आर द लिटरेचर। और इसी ने कहा था अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स की सिर्फ एक शेल्फ की अहमियत पूरे इंडिया और अरब के लिटरेचर से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ वुड्स डिस्पैच 1854। ये सर चार्ल्स वुड की सुपरविजन में तैयार किया गया। इसका पर्पस भी इंग्लिश को स्प्रेड करना था। इसको इंग्लिश एजुकेशन का माग्ना कार्ता भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ माग्ना कार्ता? माग्ना कार्ता इज़ अ लैटिन वर्ड यूज्ड फॉर ग्रेट चार्टर। वुड्स डिस्पैच सजेस्टेड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस यानी डीपीआईज। डीपीआईज 1862 में पंजाब में इस्टेब्लिश की गई। इनकी की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशंस दी गई, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। MCB से आपको ये याद रहेगा, M फॉर मद्रास, C फॉर कोलकाता एंड B फॉर बॉम्बे। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ 1857 में इस्टेब्लिश की गई। इसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल एड का ऐलान किया जो कि इंग्लिश को प्रमोशन के लिए काम करेंगे। और इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर दीगर इलाकों में भी यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की सजेशन दी। इसके बाद है हंटर कमीशन 1882 जो कि लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया एंड द चेयरमैन ऑफ कमीशन वाज W हंटर। इसके टोटल 20 मेंबर्स थे और इसी को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपको। और इसका ऑब्जेक्टिव वुड्स डिस्पैच की नॉन इम्प्लीमेंटेशन की कंप्लेंट्स को लुक करना था। द नेक्स्ट वन इज सैडलर कमीशन जिसका टाइम पीरियड था 1917 से 1919। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये 1917 में इस्टेब्लिश हुआ। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1919। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई ताकि एजुकेशनल कंडीशंस को लुक आफ्टर किया जा सके आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 इन सब कॉन्टिनेंट। इसका फोकस या इसका ऑब्जेक्टिव यही था, एजुकेशनल क्वालिटी को बेटर करना, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करना, टीचर्स ट्रेनिंग को देखना। नेक्स्ट वन इज़ हार्टोग कमेटी रिपोर्ट 1929। इसके चेयरमैन थे सर फिलिप जोसेफ हार्टोग। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और उस सर्वे की फाइंडिंग ये थी कि मोस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज ओनली स्टक टू प्राइमरी लेवल। लोग पुअर, इलिटरेट और कंजर्वेटिव होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे। इसके बाद आई वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में। इसको नई तालीम भी कहा जाता था और ये महात्मा गांधी की थिंकिंग पे बेस करती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन, इसीलिए इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी भी कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की जो इनफेक्टिवनेस की सिचुएशन है ये ड्यू टू ब्रिटिश रूल है। उसने ब्रिटिश पॉलिसीज़ को इस सिचुएशन की ज़िम्मेदार करार दिया। इस स्कीम की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। फ्री, यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, हैंडीक्राफ्ट, स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन की प्रमोशन की बात की गई और लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन की बात की गई। फर्स्ट RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, सेकेंड 1931 में और थर्ड 1932 में। और ये तीनों लंदन में मुनक्किद हुई। लास्ट वन इज सार्जेंट रिपोर्ट 1944। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सिचुएशन सब कॉन्टिनेंट में एनालाइज की और इस मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके हेड थे सर जॉन सार्जेंट। इसने प्री प्राइमरी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को सुजेस्ट किया and it took different steps and suggested 8 levels for their achievement. It suggested universalizing elementary education and providing free education up to age of 14. स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।